हेलो पढ़ाकू बच्चों, वेलकम बैक टू द पढ़ाई निंजा चैनल, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। ये है पार्ट 2 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 6। तो हमने बात करी थी एग्रो बेस्ड और टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में लास्ट पार्ट में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ मिनरल और मेटल हम एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। मिनरल और मटेरियल रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सबसे बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरी इंडस्ट्री हैवी, मीडियम या लाइट, जो ये सारी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसी पे ही डिपेंड करती हैं, है ना। और ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये एक की टू डेवलपमेंट है, मतलब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो ये सबसे पहले एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, है ना, जहाँ पे स्टील प्रोडक्शन कंजम्पशन बताता है कि कंट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये हैवी इंडस्ट्री है तो ये यूज़ करती है और प्रोड्यूस करती है क्या, बल्कि मटेरियल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है इसका, है ना। इसमें रेशियो रॉ मटेरियल का क्या लगता है तो आप देख सकते हो आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन का कुछ इस प्रकार के रॉ मटेरियल रेशियो में मिलते हैं। हम मैंगनीज़ को भी यूज़ करते हैं ताकि हार्डनेस के लिए। तो हम आयरन से स्टील वगैरह बनाते हैं तब हमारा ये सारा रॉ मटेरियल रहता है और मैंगनीज़ भी हम ऐड करते हैं उसमें। फिर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन क्या है कि हम फैक्ट्रीज को कहाँ लगा सकते हैं, तो जहाँ से रॉ मटेरियल पास मिलता हो। प्रॉक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस उसका रॉ मटेरियल से पास में होना चाहिए। तो ये लोकेशन फैक्टर्स हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम लगा सकें। फिर इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए और मार्केट और लेबर का एक्सेस होना चाहिए। मेनली जो ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में कहाँ लाई करती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि इधर चीप आयरन अवेलेबल है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल आसपास है, चीप लेबर भी है और ज़्यादा से ज़्यादा होम मार्केट में ज़रूरत होती है। अब ये जो आयरन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो अगर हम यूज़ेस की बात करें तो ये आयरन काफ़ी जगह यूज़ होती है, जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, फिर इंजीनियरिंग गुड्स में, डिफेंस एंड मेडिकल में, फिर ऑटोमोबाइल कंज्यूमर गुड्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर गुड्स, ये यहाँ होती है, ठीक है। और ये मेनली लोकेटेड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है, जहाँ पे आयरन और कोल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क अवेलेबल है। अब ये आप देख सकते हैं इसका ये प्रोसेस ऑफ स्टील को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं आयरन ओर से। तो यहाँ पे आयरन और कोल, ये कोक से यहाँ पे कोल बन रहा है, फिर ये यहाँ पे जाके फर्नेस पे जा रहा है, फिर ये सारा प्रोसेस होके आपको ये यहाँ पे स्टील स्लैब्स मिलती हैं। फिर ये स्टील स्लैब्स को फिर फर्दर हम वो करते हैं तो यहाँ पे प्लेट्स, पाइप, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ये हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेनली लोकेशन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर लाई करता है। तो अगर आपको पता होगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू ये वेस्ट बंगाल जो झारखंड के आसपास ये पूरा एरिया है। अब आप इधर देख सकते हैं कि जो आयरन स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो इधर मागध है, बोकारो, बमपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, फिर भिलाई, फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा साउथ में भी अवेलेबल है। तो ये आप लोकेशन इसकी देख सकते। अब दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं और ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे पहले आयरन स्टील है, देन एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है? एक लाइट है, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसकी डिमांड एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स में होती है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि मेलिएबल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये स्टील और कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देता है बहुत सही जगह में। ठीक है, अब इसके जो मेन की कंडीशंस क्या होती हैं कि इसको दो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और जो चीप और एश्योर्ड रॉ मटेरियल मिले। बॉक्साइट कैसा होता है? बल्कि और डार्क रेडिश कलर का होता है ना। तो दो रिक्वायरमेंट है इसकी लोकेशन के लिए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यूस होना चाहिए और रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? बॉक्साइट होता है। मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट ओर होता है, बॉक्साइट ओर होता है, उसी से एल्यूमिनियम हमें मिलता है। अब की एल्यूमिनियम प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं इंडिया में? तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में एल्यूमिनियम प्लांट्स पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अगर हमें एल्यूमिनियम बनाना है तो कैसे बनता है? हमें पहले 4 से 6 टन बॉक्साइट लेना पड़ता है। उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करके 2 टन हमें उससे एल्यूमिनियम मिलता है। फिर उसके बाद हमें 1 टन एल्यूमिनियम मिलता है। तो अगर हमें एल्यूमिनियम 1 टन निकालना है तो हमें 4 से 6 टन बॉक्साइट की ज़रूरत होगी। अभी कुछ ये प्रोसेस है एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग का, ये आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लांट्स ये है हिंडाल्को, बाल्को, इंडल, नाल्को, माल्को, ये सारे हमारे एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं जो कि तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ना। और इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक क्या है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल्स का। इनऑर्गेनिक के केमिकल्स के एग्जांपल क्या हैं? जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, सोडा ऐश हो गया, ये एग्जांपल्स हैं इसके। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? हमें एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स में, एडहेसिव्स में, डाइज़ में, पेंट्स में, ये सारे ऐसे यूज़ होते हैं। और ये इंडिया में पूरे वाइड इंडिया में ये स्प्रेड है। इसके जो प्लांट्स हैं हर जगह हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब क्या है? जो C और H कंपोनेंट होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट होता है, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स में होते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ होगी? आपको मेनली ये ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास में ही मिलेगी। अब जो ये केमिकल इंडस्ट्री है ये अपने आप के ही अंदर एक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री अपना खुद का ही बहुत बड़ा कंज्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक केमिकल हैं वो फर्दर प्रोसेस होते हैं कि उसको आगे बनाया जाए। किसमें? हम बेसिक केमिकल पहले बना लेते हैं, फिर उसको इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं, फिर उसको हम एग्रीकल्चर इनपुट्स बना के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, पेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स। तो क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री अपने खुद ही अंदर एक इंडस्ट्री खुद है, क्योंकि उसके जो बेसिक जो प्रोडक्ट है वो फिर से किसी चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो जाता है। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्ट करती है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है क्या क्या? मेनली यूरिया प्रोड्यूस करती है, अमोनियम फॉस्फेट करती है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसको हम NPK के कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिया में पोटैश नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया में जो क्या है कि पोटैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस कारण हम उसको इंपोर्ट करते हैं। जो मेजर स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं
फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और अदर प्रोड्यूसर्स हैं। टॉप प्रोड्यूसर में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला हैं। फिर बारी आती है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की। तो सीमेंट की डिमांड होती है किस में, हम इसकी डिमांड होता है मेनली कंस्ट्रक्शन में। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेट्रा, है ना। अब इसका जो रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है सीमेंट को बनाने के लिए, तो लाइमस्टोन लगता है, सिलिका लगता है, जिप्सम लगता है, ठीक है। इसके साथ प्लस कोल भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, रेल ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जो सीमेंट प्लांट हैं स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं, क्यों, क्योंकि जहाँ पे मार्केट और रॉ अवेलेबल के बीच बैलेंस बना के करना पड़ता है, तो इसको लोकेशन एडवांटेज। सबसे पहले सीमेंट प्लांट्स इन गुजरात, एक्सेस टू गल्फ मार्केट वाया पोर्ट्स। फर्स्ट प्लांट जो था, तो मेनली क्या है, जो सीमेंट प्लांट्स हैं हमारे गुजरात में है, क्यों, क्योंकि उसके पास हमें मार्केट प्लस रॉ मटेरियल का बैलेंस बना के चलना है ना। मार्केट भी अवेलेबल हो और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो ये दोनों बैलेंस बनाना पड़ता है। तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा सीमेंट प्लांट हैं। सबसे पहला प्लांट चेन्नई में लगा हुआ था। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री व्हीकल्स बनाती है, आपको सबको पता है कि ये व्हीकल्स बनाती है, जैसे कि क्या, ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मल्टी यूटी व्हीकल्स, तो ये करती है। तो क्या हुआ कि जो आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया में 3 चीज़ें आई थी, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये 1990s के आसपास आई हुई थी, है ना, ये तब आई हुई थी। तो जो लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि इंडिया में न्यू मॉडल्स आए और प्रोडक्शन को बूस्ट हो गया। तो इंडिया में नए नए मॉडर्न ब्रांड्स आए, मॉडल्स आए, जिसके कारण क्या हो गया कि जो पैसेंजर कार्स थी और 2 और 3 व्हीलर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई और इसी कारण प्रोडक्शन भी बढ़ गया। मेजर कहाँ ऑटोमोबाइल हब है, तो दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी जगह ऑटोमोबाइल हब्स हैं। अब जो हम बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ये क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ये इंडस्ट्री क्या बनाती है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, फ़ोन, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है ना। कि इंडस्ट्री सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में है। तो बेंगलोर को हम क्या कहते हैं, बेंगलोर को हम इंडियाज़ सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अदर हब्स क्या है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के, तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, ये सब हैं, मगर हाई कंसंट्रेशन बेंगलोर, नोएडा, चेन्नई इधर साइड है। चलो, तो अब ये इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि ये इंडस्ट्री ने जो यूथ को मैसिव एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, स्पेशली कहाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हार्डवेयर का ग्रोथ होगा और सॉफ्टवेयर का ग्रोथ होगा, वो एक बैकबोन है इंडिया के आईटी सक्सेस के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है ये। कुछ आईटी पार्क्स आप इंडिया में लोकेट कर सकते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ आती है पोल्यूशन का एक बड़ा चैलेंज। तो जैसे जैसे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ तो हैं ही, तो इंडस्ट्री के साथ क्या होगा, डेवलपमेंट तो मिलेगा ही, पर उसके साथ तो पोल्यूशन भी हमें फ्री में मिल जाएगा। अब इंडस्ट्री क्या क्या कहाँ हमें पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो 3-4 पोल्यूशंस हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया,
वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड हो गया, नॉइज़ हो गया। तो अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, ये कहाँ से आता है? स्मोक से और गैस लीक से। और गैसेस कैसी कैसी होती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड। और फिर डस्ट से, स्प्रे मिस्ट से ये गैसेस होती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। आपको अगर पता होगा तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एयर पोल्यूशन के कारण ही था। फिर हम बात करते हैं अगर वाटर पोल्यूशन की, तो क्या होता है, ये कहाँ से आता है? टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, रिफाइनरी और टैनरीज से आता है। इसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है वो रिवर में चला जाता है। वेस्ट कैसे कैसे, जैसे कि डाइज़, डिटर्जेंट, एसिड, प्लास्टिक, ये सारे क्या होते हैं, हम वाटर में हम उसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? थर्मल पोल्यूशन भी है, क्योंकि हॉट वाटर भी लोग अपने इंडस्ट्री का रिवर में छोड़ते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी रिवर में छोड़ते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारे शरीर में आता है और कैंसर्स और बर्थ डिफेक्ट्स ये लाता है। ठीक है। अब तीसरा पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन कैसे होता है कि जो वेस्ट डंप कर देते हैं तो उधर से होता है, जैसे कि ग्लास, पैकेजिंग, केमिकल्स, इंडस्ट्री वेस्ट, ये सारे लैंड पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉल्यूटेंट सीप्स इनटू ग्राउंड वाटर थ्रू रेन, और जो ये ऊपर होता है ये नीचे ग्राउंड वाटर में आ जाता है रेन के कारण। ठीक है। अब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन, लास्ट पोल्यूशन, ये कैसे होता है? नॉइज़ होता है जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं और कंस्ट्रक्शन मशीन्स हैं, ये उनके कारण जनरेट होता है, जिसके कारण क्या इफ़ेक्ट हो जाता है कि स्ट्रेस होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, बीपी हो जाता है लोगों को, इरिटेशन होता है। फिर अगर बात करें कि अब ये पोल्यूशन हो रहा है तो इसको कैसे हम इन्वामेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले है कि हम कुछ सल्यूशंस हैं वो हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लाना पड़ेगा। ठीक है। वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल को लाएं, रीयूज़ और रिसाइकल करें। रीयूज़ और रिसाइकल, जो भी इंडस्ट्रियल वाटर हैं उसको मल्टीपल स्टेजेस में हमको रिसाइकल कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। फिर जो एफ्लुएंट्स हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। पहले जो रिवर में हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके पहले हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे? 3 तरीके से। एक है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है? ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है। जिसमें कि हम उसको स्क्रीन करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, उसको सेडिमेंटेशन कर देते हैं। ग्राइंड मतलब उसको कूट देना, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर देना, उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग करना, उसकी देखना, हाँ, उसको कहीं सेडिमेंट कर देना, उसको रख देना बिना हम रिवर में डिस्चार्ज किए। फिर सेकेंडरी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसकी बायोलॉजिकल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जो टर्शरी है वो केमिकल और फिजिकल मेथड से हम उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर अदर पोल्यूशन कंट्रोल क्या है कि जो हम जो ग्राउंड वाटर को ओवर ड्रॉइंग करते हैं उसके लिए कुछ लीगल रेगुलेशन लाए कि हम कम से कम ज़्यादा ग्राउंड वाटर का वेस्टेज ना करें। एयर पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फिर फिल्टर्स या स्क्रबर्स लगा सकते हैं, और हम कोल की जगह ऑयल या गैस का यूज़ करें। नॉइज़ पोल्यूशन में क्या करें कि साइलेंसर्स लगा दें हम मशीन्स में, और नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगा दें, है ना। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए है, अगर हमारा गोल है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए है, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंटल केयर को भी मिलाना पड़ेगा, है ना। और जो ये नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह जो है ये सारे हैं, तो एक आपके बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है एनटीपीसी का। एनटीपीसी ने क्या किया हुआ है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया, जैसे कि ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट कर दिया है, ग्रीन बेल्ट्स कर दिया हुआ है।
एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कर दी। तो ये सारा ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ग्रीन बेल्ट और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ले आई हुई है। इनका जो प्रैक्टिस है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स और सब्सक्राइब करें पढ़ाई निंजा फॉर मोर स्मार्ट स्टडी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।